नमस्कार बंधुओं, स्टडी विद पीपी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज की क्लास में हम करेंगे पटवार प्री 2015 में पूछे गए गणित के प्रश्नों का हल। उसमें तकरीबन 50 के समथिंग प्रश्न पूछे गए थे। उन प्रश्नों को हम विस्तार से ऑप्शन विकल्पों की सहायता से कैसे हल कर सकते हैं कम टाइम में, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इस सेक्शन में वीडियो के 2 या 3 पार्ट हो सकते हैं, बिकॉज जो हमने सेटअप चेंज करने की वजह से हमारा शेड्यूल सही नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसको अलग प्रोसेस की सहायता से वीडियो को बनाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पटवार प्री में पूछा गया था पहला प्रश्न गणित का, और सीक्वेंस के हिसाब से 66 नंबर था कि x बराबर 2 प्लस √3 हो तो हमें मान ज्ञात करना है। √x प्लस 1/√x, इसका मान कितना होगा। देखिए कैसे करेंगे हम इसको। देखिए प्रश्न में दे रखा है x का मान कितना, हमारे पास 2 प्लस √3 है, तो हम जानते हैं कि हमें 1/x प्लस x का मान ज्ञात करना, तो 1/x का मान कितना होगा, 1/x हो गया। तो ये भी क्या होगी, भिन्न उसकी उल्टी हो जाएगी, तो कितना हो गया 1/2 प्लस √3। अब देखिए 1/x का मान कितना है, 1 प्लस 2 √3 है, तो इसको हम परिमेयकरण करेंगे। आप परिमेयकरण स्पीड से कर लीजिए, आपका टाइम बच जाएगा। तो इसका परिमेयकरण करने के लिए यदि यहाँ पर प्लस है तो माइनस वाली संख्या को अंश और हर से गुणा करना, तो हमने माइनस वाली संख्या को अंश और हर से गुणा किया। तो ऊपर देखिए 2 माइनस √3 को हमने 1 से गुणा किया, तो हमारे पास आ गया 2 माइनस √3। और उसी प्रकार नीचे देखिए a प्लस बी और a माइनस बी बन रहा है, तो हमारे पास क्या होगा, देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 हो गया, और √3 का स्क्वायर हमारे पास कितना हो गया 3। अब इसको हल कर लिया, 4 में से 3 के पीछे हमारा क्या बच गया 1, और अंश में हमारे पास बचा हुआ 2 माइनस √3, और बट्टे में 1 हो तो हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इस प्रकार हमारे पास 1/x का मान आ गया 2 माइनस √3। अब देखिए हमें ज्ञात क्या करना था, 1 प्लस 1/x बराबर हमें ये ज्ञात करना, तो हमने x का मान रख दिया, क्या था हमारे जो प्रश्न में आया था 2 प्लस √3, और 1/x का मान अभी हमने परिमेयकरण से हल किया कि 2 माइनस √3 है। √3 से √3 कैंसिल हो गया। इस प्रकार हमारे पास इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया, हमारे पास 4 इस प्रश्न का क्या हो गया आंसर हो गया। अब देखिए हम अगले प्रश्न पर आ रहे हैं। अगला प्रश्न हमारा इस प्रकार है। अगला प्रश्न हमारा दो संख्याओं के वर्गों का योग 68 है और उसके अंतर का वर्ग 36 है, तो उसका गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रश्न को करने के 2 तरीके, एक तो अभी मैं बता रहा हूँ, दूसरे हम विकल्पों की सहायता से करना चाहे तो आसानी से कर सकते हैं। देखिए प्रश्न में क्या लिखा, उसके अंतर का वर्ग, मतलब 2 संख्याओं के अंतर निकालना, उसका वर्ग कितना आ रहा है 36 आ रहा। तो देखिए हमारे पास 36 किसका वर्ग है, 6 का वर्ग, यानी कि दोनों संख्याओं का अंतर कितना हमारे पास 6। और देखिए वर्गों का योग कितना हो रहा है, हमारे पास 64 हो रहा है। तो 64 हो रहा है, तो यानी कि वर्ग 8 से ज़्यादा होने रहे। अगर मैं इसको एक वर्ग 8 मानूँ तो दूसरा हमारे पास क्या बचेगा, 2 का वर्ग कितना बचेगा 4, यानी कि 64 प्लस 4 हमारे क्या हो रहा है 68 हो रहे हैं। और संख्या हमारी क्या है 8 और 2 आई, 8 और 2 का अंतर भी कितना हो रहा है 6, यानी कि हमारा संख्या दोनों क्या मिल रही है 8 और 6। अब 8 और 6 का गुणा करने पर हमारे पास कितना आ जाएगा 16। विकल्प ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसको प्रॉपर विधि से करना चाहिए, तो प्रॉपर विधि से इसका आंसर कैसा होगा। देखिए हमारे पास प्रश्न में लिखा है वर्गों का योग कितना हो रहा है 68 हो रहा है, उसके वर्ग का अंतर कितना है 36 हो रहा है। देखिए वर्ग हमने संख्या मान ली x और y, तो देखिए वर्गों का योग यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर हमारा क्या हो रहा है 68 हो रहा है, और अंतर का वर्ग यानी x माइनस वाई का स्क्वायर करने पर हमारे पास क्या आ रहा है 36 आ रहा है। अब हम जानते हैं कि x माइनस वाई का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy होता है। अब देखिए x माइनस वाई का स्क्वायर हमारे पास कितना दे रखा है 36, तो हमने 36 लिख दिया। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में क्या दे रहा है 68 दे रखा है, माइनस 2xy, हमें x वाई तो ज्ञात करना दोनों का गुणनफल, तो ये हमने ऐसा रख दिया। अब देखिए माइनस 2xy को हमने इस साइड भेजा तो प्लस का हो गया, और 36 को इस साइड भेजा किसका हो गया माइनस का हो गया। अब देखिए 68 में से 36 के पीछे हमारे पास कितना बच गया 32, ये किसका मान है 2xy का मान है, तो xy का मान हमारे पास कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे क्या है गुणा में, तो किस में चला जाएगा भाग में चला, देखिए यहाँ 2 गुणा में किस में चला गया भाग में, तो यानी कि इस प्रश्न का आंसर कितना हो गया हमारे पास 16 इसका आंसर हो गया। देखिए xy
में 2 का भाग दिया तो हमारे पास पर्सन का आंसर कितना 2 16 हो गया। हमारे पास दोनों ही विकल्प है, हम कौन से विकल्प की सहायता से करना चाहिए तो हम उस विकल्प की सहायता से कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास इसके बाद अगला पर्सन था, बीच में रीजनिंग के पर्सन थे, इसलिए हमने उसको ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप इसलिए कर दिया कि हम केवल मैथ्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं, रीजनिंग के हम अलग से सीरीज बनाएंगे, इसलिए हमने ओनली मैथ्स के क्वेश्चन यहाँ से पिकअप किए। यहाँ पे मैथ्स का अगला क्वेश्चन है कि मनोज को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक चाहिए थे। 36% अंक चाहिए थे, लेकिन वो लेके कितना आया 24%। देखिए लेके कितना है 24% और 9 अंकों से फेल हो गए। तो हमें पूछा कि पेपर का पूर्णांक कितना होगा, वो हमें ज्ञात करना कि यानी कि पूर्णांक मतलब पूरे कितने में से उसको मार्क्स मिले। अब देखिए प्रश्न में जैसे लिखा उत्तीर्ण होने के लिए अंक चाहिए 36, मनोज लिखा है कितना है 24 और 9 अंकों से उत्तीर्ण हो गया, यानी कि उसके पास होने से 9 अंक कम पड़ गए। अब देखिए प्रतिशत में कितने अंकों से फेल हुआ, प्रतिशत में देखिए 36 लाने थे, लाया 24, यानी कि 12% से वो फेल हो गया। यानी कि 12% भी फेल वाला है और 9 अंक भी क्या है फेल के लिए। तो हम सूत्र लगाएंगे एक ही कि सेम बट्टा सेम इंटू जो ज्ञात करना उससे गुणा कर लीजिए। अब हमेशा ध्यान रखना ऊपर वाला सेम हमारा क्या होगा, हमेशा वास्तविक संख्या, जैसे इस पर्सन में क्या है 9 अंक जो पर्सन में दिया होगा, और नीचे वाला सेम होगा जो हम पर्सन में खोज रहे हैं। जैसे अभी हमने खोजा कि 36 में से 12 गए, हमने खोजा ना, तो ये हमारे नीचे वाला सेम हो गया। और बट्टे में क्या आ जाएगा हमारे पास है 100 आ जाएगा। तो देखिए हमारे पास कितना आ गया 100 आ गया। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 9 बट्टा 12 इंटू 100। अब इसको हल करने पर देखिए 9 बट्टा 12 को हमने 3 से काट दिया, कितना है 3 बट्टा 4 इंटू 100, और 4 का भाग हमने 100 में दिया तो कितनी बार गया 25 बार, और 25 को हमने 3 से गुणा कर लेते, यानी कि इस प्रकार हमारा आंसर कितना होगा 25 इंटू 3 75। इस पर्सन का क्या हो गया आंसर हो गया। हमें इसमें ध्यान रखना बस केवल एक ही फॉर्मूला अप्लाई करना, सेम बट्टा सेम इंटू जो ज्ञात करना उससे गुणा कर लीजिए। इससे क्या होगा हम कोई भी पर्सन को आसानी से हल कर सकते हैं। अब देखिए इसी कड़ी में हमारा अगला प्रश्न है, एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 1,76,400 है, इसमें 5% की दर से वृद्धि हुई है, तो 2 वर्ष पूर्व शहर की जनसंख्या कितनी थी वो हमें ज्ञात करना है। देखिए पहला विकल्प है 1,50,000, 1,60,000, 1,75,000 और 1,80,000। अब देखिए कौन कौन से विकल्प हो नहीं सकते, 1,80,000 तो हो नहीं सकते क्योंकि ये जनसंख्या दो वर्तमान में बढ़ने के बाद हुई, और 1,75,000 भी होने से रही क्योंकि अचानक इतनी मतलब 5% में इतना वैल्यू होते नहीं। तो हमारे पास विकल्प बचते हैं एक तो 1,50,000 और 1,60,000। या तो हम इसको दोनों में से एक विकल्प लेकर इसको जज कर सकते हैं कि हम मान लो 1,50,000 लिए तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1,50,000 इंटू 105/100, 105/100। इससे हमारा आंसर मैच करा तो ये विकल्प राइट है, वरना ये विकल्प तो हमारा राइट है ये। हम इसको ऐसा नहीं करनी चाहिए तो इसको हम ऐसा तरीके से भी कर सकते हैं कि देखिए पर्सन में दिया रखा है कि वर्तमान जनसंख्या 1,76,400 है, वृद्धि इसमें 5% की दर से हो रही है प्रति वर्ष। अब देखिए 5% का मतलब होता है, हम प्रतिशत पढ़ेंगे 1/20 होता है, यानी कि 20 पर 1 की वृद्धि हो रही है। तो मतलब क्या होगा कि पहले मान लो जनसंख्या 20 थी तो अगले वर्ष कितनी होगी 21 होगी। उसी प्रकार हमारे पास जनसंख्या पहले 20 थी तो वापस कितनी हो गई 21 हो गई। हम इसको गुणा कर ले 20 इंटू 20 कितना हो गया 400। वैसे वैसे यहाँ पे भी गुणा करना, 21 इंटू 21 हमारे पास कितना हो गया 441। अब देखिए जैसा अभी हमने फॉर्मूला पिछले क्वेश्चन में अप्लाई किया सेम बट्टा सेम इंटू जो ज्ञात करना वो उससे गुणा कर लो, वो इसमें भी अप्लाई कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं देखिए, ये वाली जनसंख्या बढ़ने के बाद आई 2 साल में, और ये वाली जनसंख्या 1,76,400 भी क्या हुई बढ़ने के बाद आई, यानी कि दोनों जनसंख्या क्या है वर्तमान की है जो बढ़ने के बाद है। तो सेम बट्टा सेम हो गया। ऊपर हमें वास्तविक संख्या रखनी है तो वास्तविक संख्या हमारे पास क्या होगी 1,76,400, और नीचे हमें रखना है जो हमने अभी ज्ञात की 441। अब 441 का भाग हम इसमें देंगे कितनी बार गया 400 बार। और देखिए हमें किससे गुणा करना था, जो ज्ञात करना उससे गुणा कर लो। हमें जनसंख्या पहले वाली ज्ञात करनी थी तो हमने इसको 400 से गुणा किया, तो हमारे पास कितना हो गया 400 इंटू 400 1,16,000। अगर हमें पूछता भाई कितनी वृद्धि हुई तो हम 400 की जगह केवल 41 से गुणा करते कि यहाँ पे कितनी वृद्धि हुई 41 की वृद्धि हुई, तो हम 41 से इसको गुणा करके इसका हल निकाल लेते। चाहे कोई भी पर्सन पूछो हमें बस ध्यान रखना सेम बट्टा सेम इंटू जो ज्ञात करना वो लगाओ, उससे 99% का हल हो जाता है। देखिए एक और पर्सन मिल गया, इसमें भी हम वही सेम तरीका लगाएंगे। एक घड़ी को 1440 में बेचने पर
एक व्यक्ति को कितनी हानि होती है? 10% की हानि होती है। यदि उसे कितने में बेचा जाए कि उसे 15% का लाभ हो। देखिए पहले 10% में बेचा तो उसका प्राइस दे रखा है, अब ये 15% लाभ कमाना चाह रहा है तो इसको कितने में बेचना होगा। देखिए पर्सन में जैसा लिखा मैंने वापस लिख दिया कि 1440 में बेचने पर 10% की हानि हो रही है और इसको 15% लाभ पर बेचना। अब देखिए 100 रुपये माल उसकी कॉस्ट प्राइस थी, यानी इसको खरीदा हुआ, 10% लाभ हानि पर बेचा तो यानी कि उसको 90 में पहले बेचा। अब वही 100 रुपये वाली वस्तु को 15% लाभ पर बेचना चाह रहा तो यानी कि 115 में बेचेगा। तो हमें वही ज्ञात करना कि 90 पहले 90 में बेच रहा है, अब 115 में बेचेगा तो उसका कितना होगा, विक्रय मूल्य कितना होगा। अब देखिए वही सेम बटा सेम इंटू जो ज्ञात करना गुणा कर लो। देखिए पहले कितने में बेचा, 1440 में, और अनुपात में या प्रतिशत में मान कितना है, 20। 1440 में भी बेच रहा है और 90 में भी क्या है, बेच रहा है। तो हम कर देंगे 1440 बट्टा 90 इंटू 115। इससे क्या हो, वही सेम बट्टा सेम बन गया, इसमें बेचा इसमें बेचा, जो ज्ञात करना उससे गुणा कर लिया, यानी कि हमें ये वाली वैल्यू 115 वाली वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हमने कर ली 1440 बट्टा 90, 90 का भाग इसमें कितनी बार गया, 16 बार। 16 को हमने 115 से गुणा किया। इस प्रकार हमारा आंसर क्या है, 1840 इस पर्सन का क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर हमें पूछता है विक्रय मूल्य कितना है तो हम यहाँ पे 100 से गुणा कर लेते। अगर ये पूछता भी विक्रय मूल्य में कितनी वृद्धि होती है तो हम विक्रय मूल्य में यहाँ पर अंतर निकाल लेते, कितना आता है, 25 अंतर आता, तो हम 25 से गुणा करके इस पर्सन का क्या कर लेते, आंसर निकाल लेते। यानी कि हमें जो भी पूछे उसका मान वहाँ पर रखना, आगे कि हमें जो ज्ञात करना उससे गुणा कर लीजिए। अब देखिए हमारे पास अगला प्रश्न है कि एक नल टंकी को 16 घंटे में भर सकता है, परंतु उसके तल में छेद होने के कारण उसको 24 घंटे में भरता है। यदि टंकी पूरी भरी हो तो वो छेद से कितनी खाली हो जाएगी, वो हमें ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, एक बार देखिए कि मान लीजिए कि हमारे पास पहला नल है जो पानी भर रहा है, उसका मान कितना है हमारे पास, 16 घंटे में भर रहा है। अब देखिए दूसरा नल तो वही है भरने वाला, लेकिन साथ में हमारे पास क्या छेद है, तो छेद से क्या पानी निकल, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो देखिए यहाँ पे छेद के कारण टंकी कितने में भरी हुई है, हमारे पास 24 घंटे में भरी है। हमने 16 और 24 का एलसीएम निकाला, कितना आया, 48 आया। 16 का भाग 48 में गया 3 बार और 24 का भाग 48 में दिया कितनी बार, 2 बार। अब देखिए हमें पूछ रहा है कि टंकी कितने घंटे में खाली हो जाएगी, हमें मतलब यानी कि बी का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा देंगे, तो क्या हो गया, ए से तो ए कट गया और माइनस माइनस बी हमारा क्या हो गया, प्लस का हो गया। इसलिए देखिए 3 में से 2 गया, पीछे हमारा क्या बच गया, 1, और बी भी किसका आया, प्लस का आया। आप देखिए टोटल हमारे पास कितनी क्षमता, 48, और पर नल की क्षमता कितनी हमारे पास, 1 आई, तो बी इसको खाली करेगा 48 बट्टा 1, यानी कि 48 घंटे में पूरी टंकी इसकी क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज पर आधारित बहुत ही अच्छा प्रश्न है हमारे पास। क्या प्रश्न लिखा है, एक धन 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 420 रुपये है। किसी धन का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 420 रुपये है। इसी धन पर इसी दर से 3 वर्ष का सरल ब्याज यानी कि साधारण ब्याज कितना होगा, वो हमें ज्ञात करना। अब देखिए हम इसको कैसे करेंगे, बहुत ही आसान, प्रतिशत की सहायता से। पहला तो जैसा दे रखा है वैसा हमने लिख दिया कि 10% की दर है, समय 2 वर्ष, और 2 वर्ष का सीए हमारे पास कितना है, 420 है। एक तो पूरा प्रॉपर तरीका होता है कि हम इसको क्या करें, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला लगा के उसका मूलधन ज्ञात करें, उसमें हमारा टाइम वेस्ट होगा। मूलधन ज्ञात करने के बाद हमें 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करना है, तो उसको हम इतना टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सीधा करेंगे कि यानी कि देखिए 10% है तो पहले साल कम से कम 100 रुपये पे, मान लीजिए 100 रुपये हमारे पास कॉस्ट प्राइस है, ठीक है ना, तो 100 रुपये पे कम से कम 10 रुपये तो ब्याज लगेगा। अगले साल भी 100 रुपये पे 10% ब्याज तो लगेगा। अब देखिए एक कहाँ से आया, ये एक आया 10 रुपये पर 10% का मान, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में रुपये पर ब्याज लगता है, ब्याज पर भी ब्याज होता है ना, तो इसलिए हमने इसको ऐसा लिख दिया। अब देखिए हमारे पास टोटल सीआई कितना है, पहले 2 वर्ष का, इसको इतने में जोड़ रहे हैं हम, हमारे पास आएगा देखिए क्या, 10 + 10 + 1, यानी कि 100 रुपये पर हमें 21 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है। तो यही है कि यहाँ पे 420 रुपये मिल रहे हैं, तो कितने रुपये मिल रहे हैं वो हमें ज्ञात करना होगा। अब देखिए 420 बट्टा 21 कर लिया हमने सेम बट्टा सेम से, क्योंकि 420 भी क्या चक्रवृद्धि ब्याज है और 21 भी हमारे क्या चक्रवृद्धि ब्याज है। अब देखिए अगर हमें पूछता कि भाई मूलधन कितना है,
तो हम मूलधन ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पे 100 से गुणा करते हैं, लेकिन हमने 100 से गुणा नहीं किया, हमने सीधा 30 से गुणा कर लिया। किस लिए किया? देखिए हमने देखा 100 रुपये क्या माना? मूलधन माना, और 100 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से हमारे पास ब्याज कितना मिल रहा है? देखो पहले साल भी 10 रुपये, अगले साल भी 10 रुपये, और उससे अगले साल भी कितने? 10 रुपये। इस प्रकार कुल मिला के हमें 30 रुपये मिलते, इसलिए हमने इसको सीधा 30 से गुणा कर लिया। तो इस प्रकार हमारा आंसर कितना आ जाएगा? देखिए 420/21 इंटू 30। अब 21 का भाग 420 में कितनी बार गया? 2 बार, तो यानी कि 20 हो गया, और 20 को हमें 30 से गुणा करना, तो हमारे पास साधारण ब्याज 3 वर्ष का कितना आ गया? हमारे पास 600 रुपये। जो भी विकल्प है उस पर हम क्लिक कर देंगे। अब देखिए हमारे पास अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। किसी संख्या के घन और वर्ग के मानों का अंतर 100 है। उस संख्या के वर्ग और संख्या का अंतर, देखिए ये लिखा, उस संख्या के वर्ग और संख्या का अंतर कितना? 20 है, तो उसका मान कितना होगा? देखिए सबसे अच्छा तरीका होगा कि इसको विकल्प की सहायता से ही करने का प्रयास करें। अब देखिए हम पहला करें कि 3 का घन 27 होता है और 3 का वर्ग हो गया 9। आप देखिए घन में से वर्ग घटाना, तो 27 में से 9 घटाएंगे तो हमारे पास 18 आएगा, तो यानी कि ये विकल्प तो हमारा 3 तो नहीं हो सकता। आप देखिए 25 की बात करें तो सिर्फ 5 की बात करें, 5 का घन हमारे पास होता है 125 और वर्ग होता है हमारे पास 25। अब 125 में से 25 घटाए तो हमारे पास 100 मिल रहा है, यानी कि ये विकल्प हो सकता है। अब इसकी दूसरी शर्त चेक कर ले, उसके वर्ग और संख्या का अंतर। अब 5 का वर्ग कितना होगा? 25 माइनस संख्या का अंतर मतलब 5, तो 25 में से 5 गया, हमारे पास क्या मिल गया? 20। यानी कि इस प्रश्न का सीधा आंसर कितना हो गया? 5 विकल्पों की सहायता से हम कर सकते हैं। और बाकी ऑप्शन चेक करना चाहे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, इसमें हमारा आंसर कितना होगा? 5 ही होगा। अब देखिए प्रॉपर तरीके से कैसे करेंगे वो हम सीखते हैं। प्रॉपर तरीके से हमारे पास इस प्रकार होगा कि माना कि वो संख्या क्या है? x है, तो हम करेंगे भाई, क्यों बोल रहा है कि क्यूब, उसे घन और वर्ग का अंतर कितना है? 10 है, तो क्यूब माइनस स्क्वायर बराबर क्या हो गया? 10 हो गया। और साथ में ये भी बोल रहा है कि संख्या के स्क्वायर में से संख्या घटाने पर हमारे पास कितना आएगा? 20 आएगा। अब देखिए हमने इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन, चाहे आप एक्स लेते तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, हमने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया। एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो पीछे क्या बच गया? यहाँ पे देखिए एक्स क्यूब में से एक्स स्क्वायर बाहर आ गया, पीछे बच गया एक्स, और एक्स स्क्वायर तो पूरा बाहर के पीछे बच गया एक्स, बराबर क्या हो गया? 100। इधर भी हमने एक्स बाहर ले लिया तो पीछे क्या बच गया? देखिए हमारे पास एक्स माइनस 100 बराबर 25 बच गया। अब देखिए एक्स स्क्वायर में कम से कम एक्स तो एक बार है ही है, तो हमने उस एक्स को बाहर लिख दिया, और पीछे बचा एक्स माइनस 1, तो ये हमने एक्स माइनस 1 की जगह क्या लिख दी? यहाँ से लेके वैल्यू 20 लिख दी, तो यहाँ पे क्या आ गया? 20 आ गया। अब 20 का यहाँ पे हमने पक्षांतरण किया तो 100/20 हमारे पास कितना हो गया? 5। यानी कि इस प्रश्न का आंसर कितना हो गया? एक्स बराबर कितना आ गया? 5 आ गया। आप इस प्रश्न को विकल्प की सहायता से कीजिए तो हमें टाइम की क्या होगी? बचत होगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक नाविक नदी की धारा के विरुद्ध 5 घंटे में 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है। उसी समय में धारा की दिशा में 22 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो धारा का वेग ज्ञात कीजिए। देखिए हमेशा ध्यान रखना होगा, धारा के विरुद्ध चलेंगे तो हमारे पास स्पीड क्या होगी? कम होगी, और धारा के साथ चलेंगे तो स्पीड ज़्यादा होगी, क्योंकि इसमें नाव की स्पीड और धारा की स्पीड दोनों भी क्या हो रही है? ऐड हो रही है। तो अब देखिए हम करेंगे कैसे, इसको हमने एक्स वाई मान के, क्या आप सीधा करने चाहो सीधा बहुत ही आसान होगा। एक्स वाई मानने का पर्पज इसलिए था कि मैं आपको लिख के करवा रहा हूँ, अगर बोर्ड पे होता तो हम बोर्ड पे हम सीधा इस प्रश्न को कर लेते। देखिए धारा की दिशा हमारे पास आ रही है, धारा के विरुद्ध जा रहा 5 घंटे में 12 किलोमीटर। अब देखिए हमने क्या कर लिया, मान लिया नाव की चाल एक्स मान ली, धारा की चाल क्या मान ली? वाई मान ली। आप ऐसा नहीं मानने चाहो तो भी हम आसानी से कर सकते हो। करेंगे कैसे वो बताऊंगा आपको मैं। देखिए धारा के विरुद्ध क्या होगी? स्पीड कम होगी, तो हमने कर दिया, देखिए यहाँ पे x माइनस वाई कर दिया, x माइनस वाई कर दिया। x माइनस वाई यानी कि हमारे पास चाल है, और चाल का सूत्र क्या होता है? दूरी बटा समय। अब देखिए 12 किलोमीटर की दूरी होगी, कितने समय में कर रहा है? 5 घंटे में कर रहा है, तो हमने दूरी बटा चाल कर दिया, तो हमारे पास कितनी होगी? 2.4 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। अब देखिए धारा की दिशा में तो क्या होगा? स्पीड ऐड होगी, तो हमने कर दिया x प्लस वाई बराबर 22/5 यानी कि 4.4 किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रकार देखिए हमें धारा के विरुद्ध स्पीड मिल गई, औसत स्पीड धारा के विरुद्ध भी मिल गई। तो हम क्या करेंगे? समीकरण 1 और ये वाले समीकरण दोनों को क्या कर लेंगे? घटा देंगे।
घटाया इसलिए क्योंकि हमें धारा की दिशा ज्ञात करनी, यानी कि हमें y का मान ज्ञात करना है, हमें x का मान ज्ञात नहीं करना है। तो हम क्या कर लेंगे यहाँ पे आके कि भी हम घटा रहे तो x हो जाएगा माइनस का और y हो जाएगा प्लस का, तो क्या होगा x से x कट जाएगा। इस प्रकार हमारे पास 2y बराबर कितना आ गया 2, तो y का मान कितना हो गया 2/2 बराबर 1, यानी कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की क्या होगी स्पीड होगी। अगर नाव की पूछता तो हम देखिए यहाँ पे 1 लिखते हैं, इसको इस साइड भेज देते, तो हमारे पास कितनी हो जाएगी 3.4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से हमारे पास नाव की स्पीड आ जाती। अब देखिए इस प्रश्न को हम सीधा करनी चाहिए कि भाई बिना इतना पेपर वेस्ट किए हम नहीं करना चाहिए। कैसे करेंगे, तो हमें सीधा करना है 22/5 और 12/5, ये हमारे क्या हो जाएगा धारा के दिशा में और धारा के विरुद्ध दोनों क्या आ गया हमारे पास ये एवरेज आ गया। तो देखिए अब नाव की स्पीड ज्ञात करनी है तो हमें क्या करना होगा, दोनों स्पीड को जोड़ दो और 2 का भाग दो, तो हमारे पास देखिए 2.4 प्लस 4.4 हमारे पास 6.8 आती। हम 2 का भाग देंगे तो हमारे पास नाव की स्पीड है 3.4। वही हमें अगर धारा की स्पीड ज्ञात करनी है तो दोनों चालों में अंतर निकालो, तो 4.4 में से 2.4 के हमारे पास क्या कितना बचेगा 2 बचेगा, और 2 में उसका औसत निकालो मतलब 2 का भाग दे रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है 1। यानी कि इस प्रश्न को हम सीधा बिना पेन टच के भी आसानी से हल कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या करना होगा, दोनों को जोड़ के अगर 2 का भाग देंगे तो नाव की स्पीड आएगी, दोनों को घटा के 2 का भाग देंगे तो हमारे पास धारा की स्पीड आएगी, ये हमें ध्यान रखना है। इस प्रकार इस प्रश्न को हम क्या कर सकते हैं आसानी से कर सकते हैं। देखिए इस प्रश्न की PDF आपको डिस्क्रिप्शन लिंक पे जो मिलेगा हमारी वेबसाइट का लिंक वहाँ पे आपको मिल जाएगी, और वहाँ से आप किसी भी वैकेंसी के बारे में जानकारी जानना चाहो या फिर कोई भी PDF हम या फिर हमारे वीडियो से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको उस वेबसाइट पर मिलती रहेगी। वेबसाइट का नाम हमारा suryakoti.com। देखिए हमारा अगला प्रश्न है, समान r त्रिज्या वाले वृत्त चित्र अनुसार एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना था, यानी कि इस बीच वाले का ज्ञात करना। अब देखिए चारों वृत्त की त्रिज्या क्या है समान, ये वाली r है तो हमें ध्यान रखना है कि ये वाली वैल्यू भी यहाँ पे कितनी होगी r होगी, और इसी प्रकार ये भी कितनी होगी r होगी, तो यहाँ पे भी क्या होगा r होगा और यहाँ पे भी क्या होगा r होगा, यानी कि इस प्रकार बीच में क्या बनेगा वर्ग बनेगा। अब देखिए मैं सॉल्यूशन बाद में बता रहा आपको, पहले कैसे हल करेंगे। देख हम क्या करेंगे, पहले इस वर्ग का क्या करेंगे क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। उसमें से देखिए वर्ग का ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, चारों पार्ट को हम बाहर निकाल दें, चारों पार्ट मिलकर क्या बन रहे एक वर्त बन रही है, हमें ध्यान रखना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। देखिए हम कर रहे हैं इसको, डायग्राम हमने ऐसा बनाया कि देखिए हमारे पास ये आर दे रखा था, ये वाला आर और ये वाला आर भी दे रखा था, हमने इसको एस को मिला लिया तो हमारे पास ये भी त्रिज्या थी, ये भी त्रिज्या थी। इस प्रकार हमारे पास इसका मान कितना हो गया r प्लस आर आ गया, और इधर भी r प्लस आर हमारे पास क्या हो गया इस भुजा का मान हो गया। अब देखिए वर्ग की भुजा हमारे पास कितनी होगी 2r हो गए, तो यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो गया 2r और 2r मिलकर कितना हो गया हमारे पास 4r स्क्वायर हो गया। अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल हमने पाई आर स्क्वायर पूरा निकाल दिया, क्योंकि चारों पार्ट मिलके एक पूरा क्या बना रहे हैं वर्ग बना रहे हैं, तो हमने इसको क्या कर दिया पाई आर स्क्वायर कर दिया। अब देखिए पाई का मान कितना होगा 22/7 आर स्क्वायर। हमें ज्ञात करना छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो हम कर लेंगे वर्ग का क्षेत्रफल माइनस छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना है 4r स्क्वायर माइनस 22/7 आर स्क्वायर। इसको हल करने पर देखिए इसका एलसीएम तो 7 हो गया, 7 चौक 28 माइनस 22 कितना बच गया हमारे पास 6r स्क्वायर। इस प्रश्न का क्या हो गया हमारे पास आंसर हो गया। आप बिना पेन छुए भी इसको स्पीड से कर सकते हैं। अगर हमारे पास सारे फॉर्मूले याद हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, हम स्मूथली बहुत ही फास्ट तरीके से इन प्रश्नों को कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास अगला प्रश्न इस प्रकार है कि 8 मजदूर एक काम को 16 दिन में करते हैं। 8 ने मिलकर 2 दिन काम किया और इसके बाद 8 मजदूर और आगे, तो देखिए शेष कार्य को सभी मिलाकर कितने दिनों में करेंगे, यानी कि लास्ट में 8 + 8 कितने मजदूर हो गए 16 मजदूर हो गए। देखिए बहुत आसान प्रश्न है, हम कैसे करेंगे। देखिए प्रश्न लिखा कि 8 मजदूर 16 दिन में कर रहे हैं। देखिए 2 दिन तो उन्होंने काम कर लिया, यानी कि बचे हुए काम को ये 8 मजदूर कितने दिन में करेंगे 14 दिन में करेंगे, क्योंकि उनकी कैपेसिटी तो वही है, कैपेसिटी पर डे खत्म होने वाली नहीं है। तो बच्चे हुए काम को 8 मजदूर 14 दिन में कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास अब नए मजदूर 8 और आगे, तो
कुल कितने मजदूर हो गए हमारे पास है 16 मजदूर हो गए। तो हमें ज्ञात करना है ऐसा प्रश्न आ जाए कि 8 मजदूर किसी काम को 14 दिन में कर रहे हैं तो 16 मजदूर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो हमने कर लिया 8 × 14 बट्टा 16। इसको ऐसे ही करना होता है। 8 को हमने 16 में भाग दिया, 2 बार गया, 14 बट्टा 2 हमारे पास कितना हो गया 7 हो गया। यानी कि शेष कार्य की मजदूर कितने दिन में करेंगे 7 दिन में करेंगे। अगर पूछते तभी पूरा काम कितने दिन में होता है तो 7 दिन तो ये हो गया, और 2 दिन जो इन्होंने पहला काम कर लिया यानी कि पूरा काम 9 दिन में कंप्लीट। पास अगला प्रश्न है कि ए अकेला किसी काम को 16 घंटे में कर सकता है, बी अकेला उस काम को 20 घंटे में कर सकता है, सी अकेला उस काम को 24 घंटे में कर सकता है। तीनों मिलकर इस काम को पूरा करते हैं और तीनों को मिलाकर 737 रुपये मिल रहे हैं। तो मैं पूछा भी बी का हिस्सा कितना है। अब किसी का हिस्सा पूछो हम ज्ञात कर सकते हैं। हमें करना कैसे होगा देखिए ए काम करता है 16 घंटे में, बी काम करता है 20 घंटे में, सी काम करता है 24 घंटे में। कुल मिलाकर देखिए तीनों का औसत कितना है 240, यानी कि कुल काम हमने कितना मान लिया 240। तीनों का औसत निकाले 16, 20 और 24 का। आप देखिए 16 का भाग 240 में देंगे तो हमारे पास कितना आ गया 15। इसकी क्या होगी कार्य क्षमता होगी, पर हार कितना काम कर रहा है। उसी प्रकार बी की कार्य क्षमता आ गई हमारे पास 20 बट्टा 240। 240 में 20 का भाग देंगे हमारे पास कितना हो गया 12। उसी प्रकार 24 का भाग हम 240 में देंगे तो हमारे पास कितना हो गया 10 हो गया। अब देखिए इनमें हमें ध्यान रखना है कि हमें इसमें जितना भी वेतन मिलता है वो अपने काम के हिसाब से मिलता है, ना कि डे के हिसाब से। तो कितनी उसकी कार्य क्षमता उसके अकॉर्डिंग उनको क्या मिलता है वेतन मिलता है। तो हम उनको ऐड कर ले कि पूरा कितने उसकी कार्य क्षमता आ रही है 37 आ रही है। तीनों मिलाकर 1 घंटे में 37 काम कर लेते हैं। अब देखिए तो हमें पैसे कार्य क्षमता के हिसाब से मिलेंगे तो हम करेंगे 737 बट्टा 37। अब जिसकी ज्ञात करें उससे गुणा कर लीजिए। हमने इसको गुणा कर लिया 12 से। अब देखिए 12 से गुणा करने पर क्या मिलेगा हमें 337 में अगर हम 777 में 37 का भाग देंगे तो पहले कितनी बार गया 2 बार, हमारे पास कितना हो गया 74 हो गया। अब देखिए 77 में 74 के पीछे हमारे पास रिमाइंडर बचा 3 और 3 और 7 मिलकर वापस क्या बन गया 37 और 37 में 37 का भाग कितनी बार गया 1 बार, यानी कि भाग कितनी बार गया 21 बार। 21 को गुणा करना 12 से तो हमने गुणा कर लिया हमारे पास कितना हो गया 252 रुपये, यानी कि बी को कुल मिला के कितने मिल रहे हैं 252 रुपये मिल रहे हैं। देखिए हमारे पास अगला प्रश्न बहुत ही आसान प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, एक वर्ग की चारों भुजाओं को स्पर्श करने वाले 1 मीटर त्रिज्या के गोले से बने छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। देखिए 1 मीटर में गोला नहीं, हमें वर्ती मानना है कि इसके छायांकित भाग का ये वाला भाग का क्षेत्रफल कितना होगा। पहले मैं आपको समझा दूं कैसे करेंगे। हम पहले ज्ञात करेंगे पूरे वर्ग का क्षेत्रफल, उसमें से निकाल देंगे इस वर्ग का क्षेत्रफल। आप देखिए वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमारे पास ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये वाला भाग और ये वाला भाग, चारों भाग आएंगे। लेकिन हमें ज्ञात केवल एक भाग करना है तो हम क्या करेंगे इस बाहर वाले क्षेत्रफल निकाल के इसमें 4 का भाग ऊपर से और दे देंगे तो हमारे पास क्या केवल इस भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास वर्ग की भुजा कितनी होगी। देखिए इस वर्ग का व्यास 1 मीटर इधर और 1 मीटर इधर, यानी वर्ग का व्यास कितना है 2 मीटर और 2 मीटर क्या हो जाएगी इस वर्ग की भुजा हो जाएगी। तो देखिए हम पहले ज्ञात करेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। इस डायग्राम को हमने वापस बना दिया, यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर, यहाँ से यहाँ तक कितनी है 1 मीटर। तो दोनों को जोड़ा तो हमारे पास वर्ग की भुजा कितनी आ गई 2 मीटर आ गई हमारे पास। अब देखिए हमें पहले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना तो हमने ज्ञात कर लिया 4 मीटर, इसको इस वर्ग का क्या आ गया क्षेत्रफल आ गया। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और आर का मान हमारे पास क्या केवल 1 ही है तो हमने 1 का स्क्वायर किया तो 1 ही आया। तो यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल हमारे पास हो गया पाई हो गया। अब देखिए हमें वर्ग में से वर्ग बाहर निकालना तो हमारे पास क्या बचेगा पाई 4 माइनस पाई। ये हमारे पास चारों जो पार्ट बचे हैं कॉर्नर वाले इसका क्षेत्रफल आ गया। लेकिन हमें केवल 1 का ही ज्ञात करना तो इसमें क्या कर देंगे 4 का भाग दे देंगे। तो 4 का भाग देना पड़ेगा कि 4 माइनस पाई में से 4 का भाग दे रहे हैं। 4 में 4 का भाग 1 बार गया और माइनस का माइनस पाई बट्टा 4, इसको हमने वापस लिख दिया। इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर हो गया 1 माइनस पाई बट्टा 4 वर्ग मीटर। इस प्रश्न का क्या हो गया आंसर हो गया। अब देखिए हमारे पास अगला प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। इसको हम बिना पेन चुए कैलकुलेशन किए इसको आसानी से हल कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए प्रश्न लिखा है 2/3 की घात 3 प्लस 0.3 की घात 3 अपोन में लिखा है 2/3 का स्कोर माइनस 0.69 प्लस 0.32 का स्कोर का मान
कितना होगा। अब इसको कैसे करेंगे वो देखने एक बार। अब देखिए हम इसको कैसे करेंगे। देखिए ऊपर संख्या लिखी हुई थी, पहला का क्यूब है दूसरे क्यूब में, यानी कि a प्लस बी का क्यूब दे रखा है और नीचे दे रखा है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी फॉर्मेट में इस पर्सन को दे रखा है। तो हमें याद रखना ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान क्या होता है, ए प्लस बी कोष्टक ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे यही से हम दे रखा है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो क्या होगा, इससे ये वाली वैल्यू क्या होगी, कट जाएगी। तो पीछे क्या बच गया, ए प्लस बी। तो यानी कि इस पर्सन का आंसर क्या हो गया, ए प्लस बी। ए का मान हमारे पास दे रखा 2.3 और बी का मान दे रखा 0.3। दोनों को जोड़ करेंगे तो हमारे पास इस पर्सन का आंसर कितना हो गया, 2.6। इस पर्सन का आंसर हमारे पास हो गया। अब देखिए हमारे पास अगला प्रश्न है, वह छोटे से छोटे संख्या ज्ञात की जिसमें 15, 18, 37, 35 का भाग देने पर शेषफल 9 बचता है। तो वो संख्या कौन सी है। देखिए इस प्रश्न को करने का सबसे आसान तरीका, विकल्पों को चेक कीजिए। अब विकल्पों को हम कैसे चेक करेंगे, तो देखिए एक बार कि यहाँ पे पहला विकल्प लिखा 1910। 1910 में से देखो शेष 9 इसलिए घटा रहा हूँ कि मतलब 9 शेष किस लिए बच रहा है, क्योंकि संख्या ज़्यादा है। तो हम इस संख्या में से अगर 9 घटाए तो यानी कि जो बची हुई संख्या है उसमें 15 का भाग जाना चाहिए, 35 का भाग जाना चाहिए, 18 का भाग जाना चाहिए, 37 का भाग जाना चाहिए। अब देखिए हमने इसमें से 9 घटाया तो हमारे पास लास्ट में क्या आ गया, 1 आ गया। अब हम जानते हैं कि अगर लास्ट में 1 आए विकल्प में तो हम उसमें क्या करेंगे कि 15 का भाग तो जाता नहीं, ना कि 35 का जाएगा। तो हमें बाकी वाला चेक भी नहीं करना है, तो हमें बस वही ध्यान है जिसके इकाई में 5 हो, तो उससे क्या होगा, प्रश्नों करने में आसान होगी। दूसरा हमारे पास तरीका होता है इसमें केवल उस संख्या का भाग देना जिसमें अगर 9 आ रहा है, जैसे 18 और 27 हो रहा है तो हम केवल 9 का चेक करेंगे। तो इसमें देखिए ना 9 का जा रहा है ना 5 का 15 का जा रहा है, तो इसमें क्या होगा, ये हमारा विकल्प नहीं होगा। अब दूसरा विकल्प हमारे पास इस प्रकार कि 1990 में भाग दे फिर भी शेषफल 9 बच रहा है, यानी कि इसमें से 9 घटा दे शेषफल 0 बचेगा। तो हमने भी घटा दिया, 9 घटा दिया तो हमारे पास है 2181। अब 2181 में 15 का भाग देंगे, शेषफल 0 तो आने से नहीं रहा, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अगला विकल्प हमारे पास 1890, इसमें से भी हमने 9 घटाया, तो 9 घटाने के बाद इसमें भी लास्ट में क्या हो गया, 1 आ गया, तो इसमें 15 का भाग तो जाने से रहा, तो लास्ट बच्चा हमारे पास 1899 में से 9 घटाया तो हमारे पास क्या बच गया, 1890। अब 1890 में 18 का भाग दो तो भी जाएगा, 27 का भी जा रहा है और 3 का 5 का सबका जा रहा है, कि यानी कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया, 1899 वह संख्या है जिसमें 15, 18, 27, 35 का भाग देने पर शेषफल हमेशा क्या बचेगा, 9 बचेगा। यानी कि इन विकल्पों से सहायता से हम इस प्रश्न को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास अगला प्रश्न है, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि कर दी तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि आएगी, वो हमें ज्ञात करना। देखिए इसको करने के 2 तरीके, एक तो हो गया कि हम पूरे से टोटल कितनी वृद्धि वो निकाल दो, फॉर्मूला कि a प्लस बी प्लस ए बी बट्टा 100। तो हम a प्लस बी करेंगे तो a का मान 50 है, b का मान 50 है, तो 50 प्लस 50 हमारे पास कितना हो गया, 100 हो गया। प्लस करेंगे ए बी बट्टा 100, 50 इंटू 50 बट्टा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो 5 इंटू 5 बचेगा, यानी कि 25 हो गया। तो 100 में 25 जोड़ेंगे तो हमारे पास सीधा आंसर क्या हो जाएगा, 125। विकल्प नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। हम ऐसा नहीं करनी चाहिए, तो जैसा मैंने कि उस तरीके से कर लीजिए कि मानने की भुजा कितनी हमारे पास है, 10 सेमी, उसमें वृद्धि कितनी हो रही है, 50% की। अब देखिए पहले इसका क्षेत्रफल आ रहा था 10 सेमी थी, तब उसका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा था। अब 50 की वृद्धि की 50%, तो 10 का 50% होता है 5, और 5 की वृद्धि यानी कि भुजा कितनी होगी, 15 होगी। तो नया क्षेत्रफल हमारे पास क्या हो गया, 15 इंटू 15 बराबर 225। पहला क्षेत्रफल था हमारा 100, अब हो गया 225, तो यानी कि वृद्धि कितनी हुई, 225 में से हमने 100 घटा लिया, तो इस प्रकार हमारे पास इसका आंसर वृद्धि कितनी हुई, 125% की वृद्धि हुई। अब देखिए एक शानदार प्रश्न है, आसान प्रश्न है कि हरि के पास कुछ गाय और कुछ मुर्गे, इसमें कुल सिरों की संख्या यानी हेड कितने 48 है और पैर कितने 140 है, तो उसके पास गाय कितनी। तो देखिए एक तो हमारे पास बुक्स में फॉर्मूला मिलता है, वो कॉम्प्लिकेटेड है, याद भी रखना मुश्किल हो जाता है, तो हम उसको फॉर्मूले याद के बिना हम कैसे करेंगे वो देखिए। हम जानते हैं कि कम से कम देखिए अगर 48 सिर है हमारे पास, तो हम क्या करें, मुर्गे के दोनों पैर, अगर गाय के केवल अगले पैर काउंट करें कि हमें केवल गाय के पिछले पैर दिख ही नहीं रहे, हमें बकरी और मुर्गे इस प्रकार खड़े कि हमें उनके अगले पैर दिख रहे हैं, यानी मुर्गे के दोनों पैर दिख रहे हैं और पूरे सिर दिख रहे हैं, तो हमारे पास देखिए कुल कितने पैर दिख रहे हैं हमें,
जितने सिर होंगे उससे डबल पैर दिखेंगे। ऑब्वियसली कि हमें पिछले पैर तो गाय के दिख नहीं रहे, मुर्गे के दोनों दिख रहे, तो हमें देखिए 48 दुगने हमें कुल मिलाकर 96 पैर दिख रहे हैं। तो देखिए कुल पैर तो हमारे पास कितने 140, लेकिन हमें दिख कितने रहे 196 दिख रहे, सॉरी 96 दिख रहे। तो शेष कितने बचे हमारे पास, 140 में से 96 घटेंगे तो हमारे पास आएगा 44 पैर। वो 44 पैर कौन से मैंने दिखे, जो गाय के पिछले पैर है जो हमें दिख नहीं रहे। तो यानी कि शेष बचे 44 पैर गाय के, और कितने पैर बचे, पर गाय के 2 पैर बचे। तो यानी कि अगर 44 में 2 का भाग देंगे हमारे पास क्या हो गया 22। तो कुल गाय कितनी है 22। इस प्रकार इस प्रश्न को हम बिना पेन छुए कर सकते हैं। अगर हम मुर्गा पूछे तो हम इसमें से 48 में से 22 कटा देंगे, हमारे पास मुर्गों की संख्या आ जाएगी। देखिए हमने किया 48 पैर है तो कम से कम 2 पैर तो सबका ही है, तो यानी कि 96 पैर हो गया। अब देखिए बच्चे हुए शेष पैर, 48 में से 96 घटा दे 44 पैर बचे। ये 44 पैर किसके बचे हैं, जो बाकी गाय के पीछे वाले पैर बच गए। तो हमने 44 में 2 का भाग दिया, यानी कि हमारे पास कितनी होगी 22 गायें आ गई। देखिए आज के लिए बस इतना ही। हम इसके नेक्स्ट पार्ट में कोशिश करेंगे पूरे क्वेश्चन बचे हुए हम साथ में लेने का प्रयास करेंगे और इसको हल करने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।